हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं श्रेया प्रसाद, जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क 2021 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। स्वागत करती हूँ श्रेया आपका स्टडी आईक्यू पर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। श्रेया, कैसा लग रहा है? हाउ डू यू फील आफ्टर सीइंग योर नेम इन द फाइनल लिस्ट? हम बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में जब मैंने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ और आईबीपीएस क्लर्क तीनों दिया था और एफबीआई पीओ भी दिया था। मतलब सारे के फाइनल स्टेज तक मैं गई थी। तो एफबीआई पीओ में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैं बहुत डिप्रेस थी। और फिर आईबीपीएस पीओ का जब आज पहला रिजल्ट आया तो मैं थोड़ा अपसेट हुई थी क्योंकि थोड़े से मेरा रह गया था। फिर एसओ का आया और एसओ में मैंने बस एक नंबर से मैं रह गई थी। तो मुझे बहुत बहुत खराब लगा, बट आई वॉज वेटिंग फॉर द क्लर्क रिजल्ट। और जब क्लर्क का रिजल्ट आया आई वॉज वेरी 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 हैप्पी। मुझे लगा कि एटलीस्ट ठीक है, मेरे पास कुछ तो आ गया और गवर्नमेंट जॉब आ गया और क्लर्क का, वो भी कैनरा बैंक में। आई वॉज वेरी हैप्पी। श्रेया, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। तो सक्सेस हो गई, फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, लेकिन जर्नी जो रही है अभी तक उसके बारे में थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। मैम मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन किया था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया है। उसके बाद फिर मैंने मतलब उस टाइम मैं श्योर नहीं थी कि मुझे कहाँ पे क्या करना है। तो आई वॉज लुकिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब बट इन माई फील्ड, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ओनली। फिर मुझे टाइम लगा। फिर जब कोविड आया और अप्रैल का टाइम था 2021, तो 27 अप्रैल को मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। और फिर उस टाइम मुझे नहीं पता था कि इसका कैसे स्टार्ट करना है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया कि स्टडी आईक्यू का कोर्स करो। मेरी जीके बहुत वीक थी, लाइक लिटरली बहुत ज्यादा वीक थी। फिर मैंने जब गौरव सर का वीडियोस देखा मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। और वो स्पेशली वो जो समझाते हैं, वो उनका हर एक वर्ड्स, वो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते थे तो मुझे लगते थे ये सर ने बोला था, ये सर ने बोला था, और वो बहुत फायदा हो गया। तो वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया। और फिर मैंने अपनी वीक एरियाज में काम किया। जैसे मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ही मैंने इस बार अपडेट किया है और मैंने सबका फाइनल स्टेज तक मैं गई हूँ। लाइक एसबीआई क्लर्क का भी मैंने फाइनल दिया बट थोड़े से रह गया था। तो इस टाइप से सबका दिया। तो मैंने अपने वीक एरियाज पे काम किया। मुझे समझ में आया कि मेरी क्वांट वीक है तो मैंने उस पर काम किया। और फिर फाइनली अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और आई होप कि मैं और ज्यादा इम्प्रूव करूँ और एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसओ तीनों को ले लूँ। बिल्कुल, हम भी यही कामना करते हैं कि जिस तरीके से एक सक्सेस की सीढ़ी आपने चढ़ी है वैसे मल्टीपल सक्सेस की सीढ़ी आप चढ़े। और हमारा साथ तो आपके पास साथ हमेशा ही है, जैसे आपने भी यस मैम। मेंशन किया। शायद कैसे स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा, मैं जानना चाहूंगी। कैसे एक इंटीग्रल पार्ट रहा? यस मैम, मैंने जब स्टडी आईक्यू स्टार्ट किया तो इनिशियली मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी। फिर मतलब जैसे मैंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे सजेस्ट किया स्टडी आईक्यू का, गौरव सर का वीडियो ले लो। तो मैंने वो कोर्स परचेज किया और मैंने स्टार्टिंग में ही 2 इयर्स का ले लिया था क्योंकि मतलब मुझे था कि मुझे आरबीआई चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगर एक साल में मेरा पीओ निकलता है तो फिर उसके बाद आरबीआई में ले लूंगी। और फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो सर ने बहुत अच्छा, मतलब सर बहुत डिटेल्स में पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा है उनका। मैं उनका डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी और उसके बाद वीकली जो उनका आता था मैं उससे रिवाइज करती थी। और वो मुझे बहुत मतलब बहुत ज्यादा, लाइक लिटरली मेरा आज जो भी है करंट अफेयर्स में मेरा कुछ नहीं आता था और आज जो भी है वो सर की वजह से। और बस इसी तरह से मैंने वो किया और धीरे धीरे इम्प्रूव करती गई। श्रेया, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजकल इतना इंटरनेट के पेनिट्रेशन से मटेरियल बहुत अवेलेबल है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब चैनल, बट फिर भी यस मैम। डिस्पाइट द फ्री कंटेंट्स अवेलेबल वेरी रेडिली, क्यों स्टडी आईक्यू का कोर्स, गौरव सर का कोर्स परचेज किया? यस मैम, ये जब मैंने परचेज किया था तब मुझे भी ये क्वेश्चन था कि मैं करूँ कि नहीं करूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल हैं। बट मैंने कुछ दिन ट्राई भी किया था फ्री कंटेंट्स, बट मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। लाइक वो रेगुलरिटी, वो सेटिस्फेक्शन वो नहीं था। वो कंटेंट में वो जो डेप्थ में सर पढ़ाते वो वैसा मुझे नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि आई शुड ट्राई दिस। तो फिर मैंने जब इसे ट्राई किया, फिर सर जिस तरह से डेप्थ में पढ़ाते हैं, और सबसे अच्छी बात सर की ये है कि जैसे वो अगर आज किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें कुछ वर्ड आया और वो उससे रिलेटेड अभी हाल फिलहाल में जो भी न्यूज है वो सर उसको जो रिकॉल करवाते हैं, फिर उससे रिलेटेड और कुछ बताते हैं, वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा फायदा किया वो। श्रेया, वी आर वेरी ग्लैड, आई एम श्योर गौरव सर भी अगर ये सुन रहे हैं तो ही इज वेरी प्राउड ऑफ यू फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन।
और अब थोड़ा सा और प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, और जब आप एग्जामिनेशन बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए करते हैं तो आप ऑलमोस्ट सब एग्जामिनेशन देते हैं, लेकिन हर एक एग्जामिनेशन में कुछ तो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है। तो आईबीपीएस क्लर्क का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या था? आईबीपीएस क्लर्क का ये था कि इसमें स्कोर बहुत ज्यादा करना जरूरी होता है। लाइक इसमें सारे सब्जेक्ट्स में से एसबीआई पीयू जब हम देते हैं तो हमें उसमें कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अगर हम स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम लोग मतलब वो क्लियरली आराम से कर सकते हैं। लाइक अगर किसी का इंग्लिश अच्छा है तो वो डिस्क्रिप्टिव में बहुत नंबर उठा सकते हैं, और फिर इंग्लिश सेक्शन में भी वो बहुत उठा सकते हैं। बट इसमें क्या है कि इसमें हमें सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, क्योंकि हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करना है। और फिर जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस पर वर्क करना, आई थिंक वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो वीक एरिया पे ज्यादा काम करने लग जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एरिया को काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनके मार्क्स बढ़ते नहीं है। तो मैंने वही किया, मेरी जो स्ट्रॉन्ग एरिया थी मैंने उस पर ज्यादा वर्क किया, और वीक एरिया को भी किया, ताकि उसमें अच्छा एक डिसेंट मार्क्स आ जाए। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कैसे की, कैसे सामंजस्य बनाए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं, और वो इट डजंट कल्मिनेट इनटू द फाइनल रिजल्ट। यस मैम, डेफिनेटली। और ऐसा कोई भी एस्पिरेंट को ऐसा करना नहीं चाहिए। वो जब भी हम स्टार्ट करें तो, क्योंकि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, हमें प्रीलिम्स में ज्यादा फोकस नहीं करना, बस हमें चाहिए कि हमें क्वालिफाई कर देना है। और क्लर्क में स्पेशली कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है प्रीलिम्स की, तो हमें उस तरह का स्ट्रैटेजी बनाना है कि हमें बस प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर करना है, हमें कोई टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में। तो जो मेन हमारा टारगेट एरिया होना चाहिए वो मेंस ही होना चाहिए। और बहुत लोगों को मैंने सुना है प्रीलिम्स हर साल क्वालिफाई होता है बट मेंस नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मेंस की प्रैक्टिस नहीं करते। तो स्टार्ट एट द स्टार्ट से ही हमें मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और वो बहुत मतलब अगर आप पूरा डिवोट करते हैं टाइम तो वो बहुत सिंपल है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मतलब डेप्थ में नहीं जाना है, सब बस आराम से ये धीरे धीरे होते रहता है। डेफिनेटली। और जैसे आपने बताया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर एवरी एस्पिरेंट्स टू फॉलो कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ ही करनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, और जो अलग अलग सेक्शंस है उसको कैसे तैयार करना है, मेंस में एक लेवल अप कैसे करना है, और प्रैक्टिस कैसे मेंटेन करनी है? यस मैम, मेंस में जैसे हमें स्टार्टिंग में एक स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए कि हमारी जैसे वीक एरियाज क्या है और हमें किस किस चीज पे वर्क करना है। लाइक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए, रोज रीडिंग करना चाहिए। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग, क्योंकि ये अनलाइक एसएससी एग्जाम जहाँ ग्रामर के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, यहाँ पे रीडिंग से सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ग्रामर भी होते हैं बट बहुत कम वेटेज होता है उनका। तो रीडिंग से ज्यादा स्कोर करना है तो इसके लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल। और ये कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि द हिंदू ही पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर हमें पढ़ना चाहिए जो हमें समझ में आए। और फिर धीरे धीरे अगर हमें एक पेपर समझ में आने लगा तो फिर हम द हिंदू को भी धीरे धीरे ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाइक रोज हमें मॉक लगाना चाहिए, सेक्शनल मॉक्स लगाओ। अगर जैसे इंग्लिश की सेक्शनल मॉक में लगा रही हूँ तो वो रोज सेक्शनल मॉक बहुत कंपलसरी है। उसके बाद कमिंग टू क्वांट सेक्शन, जैसे क्वांट में बहुत लोग बोलते हैं कि अरिथमेटिक छोड़ के जा सकते हैं, यानी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है सबके माइंड में। तो प्रीलिम्स तो हो जाएगा आराम से, बट मेंस नहीं हो पाएगा अगर हम अरिथमेटिक छोड़ेंगे तो अरिथमेटिक में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, CISI और मिक्सचर एंड एलिगेशन। ये सारे टॉपिक्स को हमें बहुत जरूरी है कमांड में रखना, क्योंकि जितनी भी DIs आते हैं वो सारे इसी टॉपिक से रिलेटेड आते हैं। तो अगर हम ये छोड़ देंगे तो फिर DI नहीं कर पाएंगे, और फिर क्वांट में मार्क्स नहीं आएगा तो सेक्शनल भी नहीं क्लियर होगा, और मार्क्स तो चाहिए। तो फिर इसीलिए क्वांट में हमें जरूरी है कि अरिथमेटिक हम करें। हाँ, जैसे प्रोबेबिलिटी होता है और फिर दूसरे जो थोड़े टफ रहते हैं वो हम स्किप कर सकते हैं, बट जो बेसिक्स रहते हैं वो सब तो बहुत जरूरी है, मस्ट है करना। फिर कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन, रीजनिंग में कुछ नया पढ़ने का नहीं होता है, बस उसमें प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, टाइम में लगा के मॉक दो, प्रैक्टिस करो। और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मॉक जब मेंस का अटेम्प्ट करते हैं तो वो बिना टाइमर के वो बस स्किप करके सेक्शन बंद कर देते हैं और बाद में वो सॉल्व करते हैं। तो वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि एग्जाम में जब प्रेशर होता है तो वो टाइम का जो इम्पोर्टेंस होता है वो ही सबसे दिक्कत कर जाता है। क्योंकि हम आता हमें बहुत कुछ है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ बैरियर जो होता है वो टाइम लिमिट ही होता है। तो वो इसलिए हमें मॉक जब भी लगाए तो विद टाइमर लगाए, ये एकदम नहीं करे कि ऐसे मतलब बंद करके फिर से सॉल्व करे। और
जीए सेक्शन के लिए तो मैं बोलूँगी कि सर को फॉलो करो, और मतलब वो बहुत है, और रिवीजन करते रहो, और मतलब मंथली मंथली रिवीजन करो, फिर सर का मंथली वाला भी आता है, वीकली आता है, वो सारे रिवीजन बहुत है, और बजट और इकोनॉमिक सर्वे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी अपकमिंग एग्जाम्स में तो ये सारे आएंगे ही आएंगे। बिल्कुल, जैसे आपने बताया बहुत मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है और मॉक टेस्ट को लगाने का सही तरीका क्या है उसको भी बताया। श्रेया, आप कितने टाइम से इस प्रिपरेशन में हैं? यस मैम, मैंने बताया कि मैं 27 अप्रैल को मैंने डिसाइड किया था, और 2 मई से मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2021 से। अगर इट्स ऑलमोस्ट एन ईयर जब आपने प्रिपेयर किया, तो एक Yes, साल में कैसे प्रिपरेशन होनी चाहिए और किन गलतियों से बचकर रहना चाहिए, वो सभी एस्पिरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगी? मैम, अगर देखा जाए तो 1 साल भी बहुत होते हैं बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो 6 मंथ्स में क्लियर कर सकते हैं, बट हाँ, मेरी गलती थी, मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैंने अपने वीक एरिया से ज्यादा काम नहीं किया, लाइक मेरी क्वांट बहुत वीक थी, तो मुझे वो करना चाहिए था। तो अगर जो भी अब न्यू एस्पिरेंट आते हैं, मैं उनसे यही बोलूंगी कि आप एकदम डे 1 से मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। वो सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सोचते हैं पहले प्री क्लियर कर लेंगे फिर मेंस कर लेंगे, वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मेंस के लिए तो ऑब्वियसली हमें बहुत कम टाइम मिलता है, और अगर आप एसबीआई जैसे एग्जाम को टारगेट करते हैं तो वो सिर्फ 10 दिन देते हैं, और आजकल तो आईबीपीएस भी सिर्फ 10 दिन ही दे रहे हैं मेंस की प्रिपरेशन के लिए। तो प्रिपरेशन अगर करना ही है, जब सोच लिया है, तो एकदम डे 1 से स्टार्ट करो, थोड़ा मेहनत और लगेगा, लेकिन अगर वो स्टार्टिंग से करेंगे तो पक्का से पक्का हो ही जाएगा। और बहुत जरूरी है कि रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कि आज पढ़ लेते हैं 2-3 दिन, फिर 2-3 दिन ढूंढ लेते हैं। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, बट अगर रेगुलर पढ़िएगा तो वो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। एक दिन भी स्किप करना, आई डोंट थिंक सो ये कोई अच्छा आइडिया है। श्रेया, हमने आपसे कई सारी चीजें जाना। अगर हम इस अटेम्प्ट की बात करें तो व्हाट डू यू थिंक हैज प्लेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इस अटेम्प्ट में जब आपका नाम फाइनल लिस्ट में है? 3 ऐसी चीजें। मैम, पहली तो पेशेंस, मैंने पेशेंस दिखाया मेरे स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया एसबीआई नहीं हुआ, फिर आईबीपीएस, वो एक एसबीआई क्लर्क भी मैंने दिया था, आरआरबी पीओ भी दिया था। तो वो होता है ना कि एक मतलब फाइनल स्टेज में पहुंचने के बाद जब नहीं हो रहा था तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि पता नहीं मेरे किस्मत में है भी या नहीं है। तो मैंने फिर सोचा नहीं, कि मुझे बहुत पेशेंटली इसको हैंडल करना है, और होगा, क्यों नहीं होगा, जब मैं करती हूँ तो वो होगा ही होगा। तो वो सबसे पहला इम्पोर्टेंस था। उसके बाद था कि मैं कभी हार नहीं मानी। मुझे मतलब मेरी जो फेलियर्स थी, मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया कि कोई बात नहीं, इस बार अगर मैं नहीं ली तो फिर मैं आगे का एग्जाम जरूर क्रैक कर लूंगी। और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कोई एग्जाम देते हैं तो इसमें 1/3 ही का ही सिलेक्शन होता है, और बाकी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। जो बाकी लोग होते हैं उन लोगों को कभी अपसेट नहीं होना चाहिए। वो लोग को ये होना चाहिए कि वो फाइनल स्टेज तक आए और वो क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। Thank you so much, Shreya, for joining us in this interview session and sharing different aspects of your preparation. पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।